सबके हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इसराइल हमास में जारी युद्ध के बीच ब्रिक्स का एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन बुलाया गया है। बता दें कि यह शिखर सम्मेलन ब्रिक्स ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका ने वर्चुअली बुलाया है, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। उनके इस सम्मेलन में शामिल होने की जानकारी देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने सोमवार को बताया कि शी जिनपिंग दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर इस बैठक में हिस्सा लेंगे और इस दौरान वह इसराइल हमास में जारी युद्ध को लेकर वर्चुअली अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि यह वर्चुअल समिट आज मंगलवार को आयोजित किया जा रहा है। कल सोमवार को इस बात की जानकारी देते हुए दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया था कि राष्ट्रपति रामाफोसा ने गजा में जारी हमास इसराइल युद्ध और मध्य पूर्व देशों की स्थिति पर वर्चुअल ब्रिक्स सम्मेलन का आह्वान किया है और वह सबसे पहले इस वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए गजा में मौजूदा मानवीय संकट पर बयान देंगे। आपको बता दें कि ब्रिक्स एक अनौपचारिक साझेदारी है जो सदस्य देशों के बीच सहयोग और संचार को बढ़ावा देती है। इसमें 5 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कल सोमवार को खबर सामने आई थी कि यमन के हूती विद्रोहियों ने तुर्की से भारत जा रहे एक मालवाहक जहाज को लाल सागर में हाईजैक कर लिया है। इसकी पुष्टि इस्राएली रक्षा बल IDF द्वारा की गई थी और कहा गया था कि इसमें एक भी इस्राएली नागरिक नहीं है। वहीं अब इस बीच जहाज के हाईजैक का वीडियो भी जारी किया गया है। इस वीडियो के साथ विद्रोहियों ने संदेश भी दिया है कि जब तक इस्राएल गजा में युद्ध पर रोक नहीं लगाता तब तक वे ऐसे ही जहाजों का अपहरण करते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल सोमवार को विद्रोहियों द्वारा जारी किया गया यह कथित वीडियो 2 मिनट का बताया जा रहा है, जिसमें देखा गया है कि विद्रोही एक हेलीकॉप्टर से आए और जहाज के डेक पर उतर गए। डेक पर आते ही विद्रोहियों ने नारे लगाए और अंधाधुंध गोलियां भी चलाईं। इसके बाद विद्रोहियों ने जहाज के अंदर घुसकर व्हील हाउस और नियंत्रण केंद्र पर कब्जा कर लिया। वीडियो में दिख रहा है कि क्रू के सदस्य हैरत में हैं और हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर यूक्रेनी, बल्गेरियाई, फिलीपींस और मैक्सिकन सहित अलग अलग देशों के 25 चालक दल के सदस्य हैं। वहीं द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हाईजैक किया गया जहाज, जिस पर बहामास का झंडा लगा हुआ था, वह एक ब्रिटिश कंपनी के तहत रजिस्टर्ड है और उसका स्वामित्व आंशिक रूप से इसराइल टाइकून अब्राहम मुंगर के पास है। जहाज को एक जापानी कंपनी को लीज पर दिया गया है। तुर्की से भारत जा रहे मालवाहक जहाज के अपहरण पर हूती प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा कि इजरायली केवल बल की भाषा समझते हैं। उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। हमने वादा किया था कि इजराइल जब तक गजा में अपने अभियान पर लगाम नहीं लगाता तब तक इस तरह के समुद्री हमले बंद नहीं होंगे। वहीं हूती सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली अल मौशकी ने कहा कि इजरायली जहाज हमारे लिए वैध लक्ष्य है, फिर चाहे वह कहीं भी हो, हम कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। उत्तरकाशी टनल हादसे में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई है। सामने आई तस्वीरों में फंसे हुए मजदूर सेफ्टी हेलमेट लगाए हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कैमरा सुरंग के अंदर भेजा गया, इसमें सुरंग में फंसे सभी मजदूर एक साथ दिखाई दिए। इस दौरान उनसे वॉकी टॉकी के जरिए बात भी की गई। हालांकि मजदूरों को अंदर फंसे 10 दिन का समय बीत चुका है और अभी तक उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका। खबरों के मुताबिक मलबा ज्यादा होने और ऊपर से मिट्टी धंसने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि इस बीच राहत की एक और खबर ये सामने आई है कि मजदूरों को कल सोमवार को सॉलिड फूड भेजा गया, जिसमें गर्म खिचड़ी बोतलों में भरकर मजदूरों तक 6 इंच की नई पाइपलाइन के जरिए भिजवाई गई। आपको बता दें कि इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 5 योजनाएं बनाई गई हैं, जिन पर काम जारी है। इन योजनाओं के तहत 8 एजेंसियां NHIDCL, ONGC, THDCIL, RVNL, BRO, NDRF, SDRF, PWD और ITBP एक साथ 5 तरफ से टनल में ड्रिलिंग का काम करेंगी। कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने कल सोमवार को खालिस्तानी समर्थकों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले खतरे को लेकर चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने हाल ही की विघटनकारी घटनाओं और सिख चरमपंथियों द्वारा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अब ये समूह सरेके एक मंदिर में परेशानी पैदा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि आर्य उस वीडियो का जिक्र कर रहे थे जिसमें एक खालिस्तानी समर्थक कार्यकर्ता को सरे में लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर विरोध प्रदर्शन की धमकी देते हुए सुना जा सकता है।
वहीं अब भारतीय मूल के कनाडाई सांसद ने मामले को लेकर एक्स पर लिखा कि ये सब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं फिर से कनाडाई अधिकारियों से इस मामले में हस्तक्षेप करने और कार्रवाई करने की मांग कर रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने हाल के वर्षों में हिंदू मंदिरों पर हमलों के पैटर्न का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह कोई अलग घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हिंदू मंदिरों पर कई बार हमले हुए हैं। हिंदू कनाडाई लोगों के खिलाफ घृणा अपराध किए जा रहे हैं। आर्य ने कहा कि इन चीजों को खुले तौर पर और सार्वजनिक रूप से जारी रखने की इजाजत देना स्वीकार्य नहीं है। पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज मंगलवार 21 नवंबर को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। बता दें कि समिट में उद्योग जगत की भारत की कई प्रमुख हस्तियों समेत 25 से अधिक देशों के कारोबारियों, कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों के भाग लेने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि समिट में हिस्सा लेने वाले प्रमुख देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पोलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया, बांग्लादेश, स्पेन और फिजी शामिल हैं। वहीं भारत से रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, अंबुजा नेफ्टिया और हीरानंदानी ग्रुप के शीर्ष अधिकारियों के भाग लेने की उम्मीद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज मंगलवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे की मांग पर फैसला सुनाएगा। बता दें कि 16 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल सारा मामला ये है कि याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के ज्ञानवापी परिसर की तरह ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बनी शाही ईदगाह का भी मॉडर्न टेक्निक से एएसआई सर्वे कराया जाए, क्योंकि उनका दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद एक हिंदू मंदिर पर बनाई गई है। वहीं इस मामले पर मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया गया है। अब ऐसे में आज मंगलवार को आने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रसार में जुटे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोमवार को जगित्याल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि तेलंगाना में मुस्लिमों को मिलने वाला 4% आरक्षण खत्म कर उसे एससी, एसटी और ओबीसी में बांट दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि हमने फैसला किया है कि मडिगा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही राज्य की सत्तारूढ़ बीआरएस पर हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ओवैसी से डरते हैं, हम नहीं डरते। अगर हम सत्ता में आए तो राज्य दिवस के रूप में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएंगे। इसके अलावा जनगांव में एक अन्य जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि केसीआर भ्रष्टाचार के मामले में पूरे देश में 1 नंबर पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बीआरएस सरकार के भ्रष्ट सौदों की जांच होगी, भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजा जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल सोमवार 20 नवंबर को अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वह चुनाव से पहले लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए झूठ फैला रहे हैं। खड़गे ने कहा कि पिछले 23-24 सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के बाद भी खुद को गरीब कहना चुनाव के दौरान लोगों की सहानुभूति हासिल करने का उनका प्रयास है। कांग्रेस अध्यक्ष इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे प्रधानमंत्री मोदी पर केवल कुछ अरबपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों तक सब कुछ नियंत्रित करते हैं। उन्होंने हर चीज का निजीकरण कर दिया है और लोगों को गुलाम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब मैंने मोदी को झूठा कहा तो उन्हें दुख हुआ, लेकिन क्या उन्होंने पिछले 10 सालों में अपना कोई वादा पूरा किया है? वे अपनी अगली यात्रा के दौरान अपने पिछले वादे भूल जाते हैं। ओपनएआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन को कंपनी द्वारा सीईओ के पद से निकाले जाने के बाद कंपनी के वर्कर्स ने नाराजगी जाहिर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों ने बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने बोर्ड के फैसले लेने की क्षमता पर सवाल उठाया और ऑल्टमैन को ओपनएआई में वापस बुलाने की मांग की है। हालांकि सैम ऑल्टमैन ने सोमवार को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला का ऑफर स्वीकार कर लिया है। इस बात की जानकारी देते हुए ऑल्टमैन ने कहा कि सत्य और मेरी प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि ओपनएआई का विकास जारी रहे। हम अपने पार्टनर्स और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देना जारी रखेंगे। आपको बता दें कि 38 साल के सैम ऑल्टमैन, जिन्हें ओपनएआई कंपनी ने शुक्रवार को बोर्ड से बाहर निकाल दिया था, उन्होंने ही घंटों का काम कुछ सेकंड्स में करने वाले चैट जीपीटी को बनाया है।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।